बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा 9 व 10 की गणित और विज्ञान विषयों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जानेंगे तथा गणित में बहुपद भाग 6 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 हेतु बहुपद भाग 5 का व क्विज के रूप में बहुपद भाग 5 से ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार विज्ञान में अम्ल, क्षार व लवण के बारे में बताया जाएगा। तो तैयार हो जाइए गणित और विज्ञान के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ से लिए गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, और उससे ज्यादा आपको ये पता चल सके कि उन सवालों का उत्तर किस तरीके से देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कैसे किया जाएगा। हमें पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस, और इन्हें हमें बदलना है केल्विन इकाई में। तो जैसा कि हम जानते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। वहीं अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा केल्विन। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। परंतु यहाँ पर जो 298 केल्विन दिया गया है ये दरअसल सही उत्तर तो नहीं है, परंतु आपको वो नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 273 जोड़ा है इसकी जगह हमें दरअसल 273.15 जोड़ना होता है, और इससे अगर हम उत्तर निकालें तो हमारा उत्तर आता है 298.15। परंतु आप देखेंगे कि 298 और 298.15 में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप 273 ऐड करेंगे तो भी आपका उत्तर सही ही माना जाएगा, और 273.15 ऐड करेंगे तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब ये समझ में आ गया हो तो आप 373 को भी कर ही सकते हैं। उसका उत्तर आ जाएगा हमारा 646 केल्विन।
तो होपफुली आपको पहला जो सवाल है वो समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि आखिर पदार्थ क्या है। अब इस पूरे अध्याय में हमने पदार्थ की ही बात करी है, पदार्थ के भौतिक गुण और फिर बहुत सारी चीजों की बात करी है। तो यहाँ पर पदार्थ को बताना बड़ा ही आसान हो जाता है। शुरुआत करते हैं पदार्थ के डेफिनेशन को देखते हुए। तो पदार्थ क्या होता है? विश्व की प्रत्येक वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज बना हुआ है वो जिस भी चीज से बना है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहा जाता है पदार्थ। पदार्थ या फिर जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ स्थान घेरती हैं, अर्थात जिसका एक आयतन होता है तथा कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए आप जिस डेस्क पर बैठे हैं वो डेस्क अभी कुछ जगह ले रही है, तो उसका एक आयतन है और उसका कुछ भार भी होगा, तो उसका एक द्रव्यमान भी है। आयतन का मतलब होता है कि उसने जितनी जगह घेरी है और द्रव्यमान का मतलब होता है कि उसका मास यानी कि उसका वजन कितना है। तो आप समझ गए होंगे, जिस भी चीज का एक आयतन हो और द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब कि अगर आप किसी दूरबीन का या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सीधा आंखों से जो पदार्थ के छोटे कण हैं उनको नहीं देख सकते। तो इस तरीके से आपको पदार्थ के बारे में बताना है। अब अगर आप अपने अध्याय को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले लोग क्या कहते थे कि पदार्थ 5 तरह के होते हैं, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने धरती, आग, हवा इस तरीके से पदार्थों को बांटा था। परंतु जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। तो आप इस बात को भी इस सवाल में लिख सकते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर भौतिक और रासायनिक का क्या मतलब है? भौतिक का मतलब होता है उसके भौतिक गुणधर्म, जैसे कि कोई वस्तु ठोस होती है, कोई द्रव होती है या फिर कोई गैस अवस्था में होती है, तो ये उसका भौतिक गुणधर्म है। रासायनिक की बात करें तो क्या होता है कि कुछ चीजों में जंग लगता है, कुछ चीजों में नहीं लगता, या फिर कुछ चीजें बड़ी आसानी से जल जाती है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है रासायनिक गुणधर्म। और इसी के बेसिस पे हमने जो पदार्थ है उनको 2 भागों में बांटा है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल हमसे पूछता है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण क्या क्या हैं। अब जैसा कि हमने जाना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उन कणों के भी तो कुछ गुण होते होंगे, उन्हें ही कहा जाता है कणों के अभिलक्षण गुण। अब अगर आपको अध्याय याद हो तो हमने 3 तरह के अभिलक्षण गुणों की बात करी थी। तो यहाँ पर हमें उत्तर भी उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम गुण का नाम लिखेंगे, जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब इसके अंदर हम सब पॉइंट्स बनाएंगे जहां पर हम ये बताएंगे कि ये रिक्त स्थान का क्या मतलब है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है और उसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 तरह के पदार्थ होते हैं, या तो ठोस होते हैं, या फिर द्रव होते हैं, या फिर गैस अवस्था में होते हैं। जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। अगर हम द्रव की बात करें यानी कि लिक्विड, तो उनके बीच में थोड़ा ज्यादा स्थान होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के बीच में जो कणों के बीच में स्थान होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जहां पर हम बताएंगे कि कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वह जल में विलीन हो जाता है, क्योंकि नमक के सूक्ष्म कण जल के सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो पानी के कणों के बीच में जो जगह होती है नमक वहां पर चले जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। अगला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये हमें पता ही है कि जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। उदाहरण के लिए जब घर में किचन में खाना बन रहा होता है तो हमें घर के अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि खाना बन रहा है, और कई बार तो हम पता भी कर लेते हैं कि खाना बन क्या रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इस गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है? किसी भी चीज में वो ऊर्जा जिससे वो गति करे उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बॉल को उठाएं और उसे फेंक दें तो जो बॉल आगे जाएगी वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके हाथ से
बॉल के अंदर एक गतिज ऊर्जा गई है, जिससे उसमें ऊर्जा आ गई चलने की और वो आगे जा पाया। तो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिससे कोई वस्तु आगे जा सकती है, जिससे उसमें गति आ सके। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर हमने बात करी थी तापमान की, कि तापमान से किस तरह से गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है तथा तापमान के घटने के साथ साथ घटती रहती है। यही कारण है कि जब हम तापमान बढ़ा देते हैं तो पानी के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भाप में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला गुण क्या है। तो तीसरा गुण था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जो पदार्थ के कणों को एक साथ जोड़े रखता है। पदार्थ के कणों के बीच में यह आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर आप चौक को पकड़कर तोड़े तो बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में जो आकर्षण होता है वो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। वहीं पर अगर हम एक कील की बात करें तो आप हाथ से पकड़कर उसे नहीं तोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कणों के बीच में जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थों के कणों के बीच का यह आकर्षण बल काफी अधिक होता है, वहीं पर कुछ पदार्थों के कणों के बीच का यह आकर्षण बल काफी कम होता है। और यही कारण है कि कुछ चीजें कठोर होती हैं और कुछ चीजें मुलायम होती है। जैसे कि लोहे का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो कठोर है, वहीं चौक की बात करें तो उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है और इसीलिए वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। और यही कारण है कि चौक मुलायम होता है। चलिए ये हमारा तीसरा सवाल खत्म होता है। देखते हैं हमारे चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल है ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या है। अब यहाँ पर आप सीधा ठोस अवस्था लिखकर उसके गुणधर्म लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन हो ठोस कहलाता है या फिर ठोस अवस्था में कहलाता है। अब निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन के बारे में हम अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसे दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। यहाँ पर संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी चीज को कितना दबाया जा सकता है। ठोस का ये नगण्य होता है, यानी कि ठोस वस्तु को हम दबा नहीं सकते। तो अगर हम दबाना चाहेंगे तो क्या होगा? अगर हम जबरदस्ती किसी ठोस वस्तु को दबाना चाहेंगे तो बल लगने पर ठोस अपने आकार को तो बनाए रखेगा, पर अगर बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ठोस टूट जाता है, परंतु उसका आकार नहीं बदलता। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का क्या मतलब है। अब यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का मतलब है कोई छुपी हुई ऊष्मा होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के क्रम में तापमान में परिवर्तन के बिना ही अवशोषित या उत्सर्जित की जाने वाली तापीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप बर्फ को पिघला रहे हैं, तो जब तक सारा का सारा बर्फ नहीं पिघल जाता तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं पर अगर मान लीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो जब तक सारा का सारा पानी भाप नहीं बन जाता तब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। भले ही आप कितना भी ताप दे दें, पानी का जो तापमान रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप ताप जो दे रहे हैं वो ताप कहाँ जा रही है हमें पता नहीं चलता, इसीलिए इसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। दरअसल वो ताप जो होती है वो पानी के कणों के बीच की जो आकर्षण होती है उनको तोड़ने में लग जाती है। तो उससे क्या होता है, सारी की सारी ऊष्मा आकर्षण बल को तोड़ती है। उससे क्या होता है कि पानी के जो कण होते हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं और भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं। और यही कारण है कि जब तक सारा पानी भाप में नहीं बदलता तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ता, क्योंकि सारा का सारा जो तापमान है वो कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में लगेगा। और कणों के आकर्षण बल तब तक वहां पर रहेंगे जब तक वहां पर पानी रहेगा। और यही कारण है कि जो पानी होता है और भाप होता है उसमें भाप के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि उसके पास गुप्त ऊष्मा भी होती है, जबकि पानी के पास वो गुप्त ऊष्मा नहीं होती। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा सा आंसर लिख सकते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उससे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि हर द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वह तापमान जिस पर कोई सी भी चीज उबलने लगे वह उसका क्वथनांक कहलाती है। अब क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक एक समष्टि गुण यानी कि बल्क फिनोमिना है।
क्योंकि इस बिंदु पर द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। चलिए यहाँ पर समष्टि गुण जो है यानी कि बल्क फिनोमेना, उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसका जो उल्टा होता है वो होता है सरफेस फिनोमेना, जैसा कि वाष्पीकरण में होता है। जैसे कि हम जानते हैं वाष्पीकरण में क्या होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो गर्म होती है और भाप में बदल जाती है। उसके बाद उसकी नीचे वाली परत गर्म होना शुरू होती है और ऐसे ही एक एक कर सारी परत गर्म होती है और भाप में बदलती है। परंतु समष्टि गुण में क्या होता है कि सारा का सारा पानी एक ही साथ गर्म होता है और एक ही साथ भाप में बदलना शुरू हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि नीचे का पानी ठंडा है या फिर ऊपर का पानी गर्म है। वहां पर सारे पानी का तापमान एक बराबर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वहां पर सारा का सारा पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तब उसका वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ सवाल थे जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उनका उत्तर किस तरह से करना है। तो आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा पहला प्रश्न है px जो कि बराबर है x की घात 3 जमा 1 के, उसे हमें भाग देना है x जमा 1 से और शेषफल ज्ञात करना है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपने बहुपद भाग 3 में किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सवाल को हल करना, जहां भाजक है हमारा x जमा 1 और भाज्य है हमारा x की घात 3 जमा 1। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है लंबे भाग से और दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय द्वारा। इस वीडियो में हम इस प्रश्न को अभी लंबे भाग से हल करेंगे। बहुपद का विभाजन करने के लिए हमें कुछ चरणों का प्रयोग करना होता है जो आपने हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सीखा होगा। सबसे पहला चरण होता है भाज्य और भाजक को मानक रूप में लिखने का, लेकिन हमारे इस प्रश्न में यह मानक रूप में ही मिले हुए हैं। दूसरा चरण है हमारा जिसमें हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, यानी कि हम यहाँ x की घात 3 को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा x की घात 2, जो हो जाएगा हमारे भागफल का पहला पद। तीसरा चरण है हमारा जिसमें हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, यानी कि x जमा 1 को गुणा करेंगे हम x की घात 2 से, जिससे हमें मिलेगा x की घात 3 जमा x की घात 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा x की घात 2 जमा 1, जो यहाँ हमारा प्राप्त शेषफल है। अब हम घटा x की घात 2 जमा 1 को नया भाज्य मान लेंगे और भाजक हमारा वही रहेगा, यानी कि x जमा 1। अब हम हमारे दूसरे चरण को पुनः लागू करेंगे, यानी कि घटा x की घात 2 को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा x, और घटा x हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम हमारे भाजक को गुणा करेंगे हमारे भागफल के दूसरे पद से, यानी कि x जमा 1 को गुणा करेंगे घटा x से, जिससे हमें मिलेगा घटा x की घात 2 घटा x। अब हम हमारे गुणनफल घटा x की घात 2 घटा x को भाज्य से
घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा x जमा 1। अब हम x जमा 1 को नया भाज्य मान लेंगे और भाजक हमारा वही रहेगा, यानी कि x जमा 1। अब हम हमारे दूसरे चरण को पुनः लागू करेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया था, यानी कि x को हम भाग देंगे x से, जिससे हमें मिलेगा 1 और 1 हो जाएगा हमारे भागफल का तीसरा पद। अब हम हमारे भाजक को गुणा करेंगे हमारे भागफल के तीसरे पद से, यानी कि x जमा 1 को हम गुणा करेंगे 1 से, जिससे हमें प्राप्त होगा x जमा 1। अब हम हमारे इस गुणनफल को घटा देंगे हमारे भाज्य से, जिससे हमें प्राप्त होगा शेषफल 0। यानी कि जब हम px बराबर x की घात 3 जमा 1 को भाग देते हैं x जमा 1 से, तो हमें शेषफल मिलता है 0। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना। 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 में हमारा मध्य पद है 5। अब हमें इस 5 को दो संख्याओं में बांटना है, p और q में, जिससे जब हम उन दो संख्याओं को जोड़ें तो हमें मिले 5 और जब हम उन संख्याओं को गुणा करें तो हमें मिले घटा 36। यह घटा 36 हमें हमारे व्यंजक में अचर संख्या और हमारे पद 6 गुणे y की घात 2 की गुणांक को गुणा करके मिला है, यानी कि घटा 6 गुणे 6, जो कि बराबर होता है घटा 36 के। अब हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अब हम घटा 36 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं घटा 1 गुणे 36, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 2 गुणे 18, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 3 गुणे 12, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 4 गुणे 9, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 6 गुणे 6, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 1 गुणे घटा 36, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 2 गुणे घटा 18, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 3 गुणे घटा 12, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 4 गुणे घटा 9, जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के। इन गुणनखंड युग्म में हमारे जब हम 9 और घटा 4 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5 और 9 और घटा 4 को गुणा करने के बाद हमें मिलता है घटा 36, जैसा कि आपने अभी देखा। अब हम 6 गुणे y की घात 2 जमा 5 गुणे y घटा 6 को लिख सकते हैं। 6 गुणे y की घात 2 जमा 9 जमा घटा 4 गुणे y घटा 6, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 6 गुणे y की घात 2 जमा 9y घटा 4y घटा 6। 6 गुणे y की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3y गुणे 2y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम 6 गुणे y की घात 2 की जगह पर 3y गुणे 2y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पर 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 3y गुणे 2y जमा 9y घटा 4y जमा 2 गुणे 3, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं 3y गुणे 2y जमा 3 घटा 2 गुणे 2y जमा 3। 3y को हमने उभयनिष्ठ के रूप में इन दोनों पदों से बाहर निकाल लिया है और 2 को हमने इन दोनों पदों से उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकाल लिया है, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 3y गुणे 2y जमा 3 घटा 2 गुणे 2y जमा 3, जिसे और सरल करके हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3, यानी कि
मध्य पद विभक्त विधि से 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 को हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3, यानी कि मध्य पद विभक्त विधि से गुणन खंडन करके 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 को हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिसे आप अच्छे से हल करें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में क्या पढ़ना है हमें। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने में qx जमा rx हो, यानी px बराबर में gx इंटू qx प्लस rx है। विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 भाज्य है तथा x प्लस 2 भाजक है। अब हमें इस x में ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x का वर्ग आ जाए। तो अगर मैं x में 2x से गुना करूं तो 2x का वर्ग आ जाएगा, इसीलिए ये 2x हमारा भागफल होगा। अब इस 2x से हम x प्लस 2 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2x का वर्ग जमा 4x। तो इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे। अब घटा करने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा, तो हम प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे तथा यहाँ पर क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब अगर मैं 2x वर्ग में से 2x वर्ग को घटा दूं तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार 3x में से अगर 4x घटाऊं तो माइनस का x आएगा, प्लस हम ऊपर से ये 1 नीचे लिख लेंगे। अब इस x में हमें ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि माइनस का x आ जाए। तो अगर मैं -1 से x में गुना करूं तो माइनस का x आएगा। अब -1 से x प्लस 2 में गुना करने पर माइनस का x माइनस का 2 आएगा। आगे अब हम फिर से इसके साइन को चेंज करेंगे। माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा तथा फिर से ये माइनस का साइन है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस के x में प्लस का x करने पर आंसर 0 आएगा तथा प्लस के 1 में प्लस का 2 करने पर प्लस का 3 आएगा, यानी ये जो प्लस का 3 है वो शेषफल है। तो चलिए अब हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। यहाँ पर
px बराबर है 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1 के। gx बराबर है x जमा 2 के। qx बराबर है 2x माइनस 1 के तथा rx बराबर है 3 के तथा विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर में gx इनटू में qx प्लस rx। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं px, gx, qx तथा rx का। तो ये आएगा 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 गुने में 2x माइनस 1 प्लस 3। इसको आगे हल करने पर यह आएगा 2x का वर्ग माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। इसको आगे हल करते हैं हम, तो यह आएगा 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1। तो आप देख सकते हैं कि px का मान जो है वो बराबर आ गया है gx इंटू qx प्लस rx के। तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई है, दोनों बराबर हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि विभाजन एल्गोरिथम में px का मान बराबर होता है gx गुने में qx जमा rx, जहां पर px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ज्ञात है। हल देखते हैं। क्योंकि दो शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 हैं, इसीलिए x माइनस वर्गमूल 2 गुने में x प्लस वर्गमूल 2 जो कि बराबर आता है x का वर्ग माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणक है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और दिए गए बहुपद को x वर्ग माइनस 2 से भाग करेंगे। दोस्तों, आप इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाग देने के लिए हमने बहुपद को भाज्य के रूप में लिखा है तथा इसके गुणक यानी x वर्ग माइनस 2 को भाजक के रूप में लिखा है। अब भाग देने के लिए आपको पता होगा स्टेप्स कैसे करते हैं हमें क्या करना है, हमें x वर्ग में किसी ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x की पावर 4 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x की पावर 4 को भाग देंगे x स्क्वायर से यानी x वर्ग से, तो बराबर आएगा 2x का स्क्वायर यानी 2x वर्ग। अब इसको हम भागफल की जगह पर लिखेंगे और इस भागफल से हम इसके भाजक को पूरी तरीके से गुना करेंगे, यानी 2x वर्ग से हम गुना करेंगे x वर्ग माइनस 2 को। इससे हमें प्राप्त होगा
2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2। इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे कुछ इस प्रकार, ताकि पद समान रहे, यानी कि 2x की पावर 4 को हम x की पावर 4 के नीचे लिखेंगे तथा माइनस 4x की पावर 2 को x की पावर 2 जहां है उसके नीचे लिखेंगे। अब इसको घटाने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है और इसके नीचे हम माइनस लिखेंगे। अब 2x की पावर 4 में से अगर 2x की पावर 4 को घटा दे तो आंसर आएगा 0। इसी प्रकार माइनस 3x के वर्ग में 4x के वर्ग को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा प्लस का x वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि हमने x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 वाला पद लिखा था तथा x वर्ग के नीचे x वर्ग वाला पद लिखा था। अब बाकी पदों को हम नीचे लिखते हैं, जैसे माइनस 3x का घन प्लस का 6x माइनस का 2। अब फिर से हमें x स्क्वायर यानी x वर्ग में इसी संख्या से गुणा करना है ताकि माइनस 3x का घन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस 3x घन को भाग देंगे x वर्ग से, तो हमें प्राप्त होता है माइनस 3x। यानी अब भागफल में हम माइनस 3x लिखेंगे और इस माइनस 3x से हम x वर्ग माइनस 2 को गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस 3x का घन प्लस 6x। अब फिर से हम इसके नीचे इसको इस प्रकार लिखेंगे ताकि समान पद के नीचे समान पद आ पाए, जैसे x घन के नीचे x घन का पद तथा x के नीचे x का पद। अब फिर से हम इसके साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर घटा का साइन है यानी माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अब माइनस 3x घन में अगर प्लस 3x घन करें तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार प्लस 6x में से अगर माइनस का 6x करें तो आंसर 0 आएगा। बाकी पदों को हम नीचे लिख लेते हैं, जो है x का वर्ग माइनस 2। अब फिर से हम x वर्ग में इसी संख्या से गुना करेंगे ताकि x का वर्ग आए। तो क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं तो हम 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद हमें यहाँ पर प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 2। फिर से हम साइन को चेंज करेंगे, प्लस का माइनस तथा माइनस का प्लस। अब आप x स्क्वायर में से यानी x वर्ग में से x वर्ग को घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार माइनस 2 में प्लस का 2 करेंगे तभी भी आंसर 0 आएगा, यानी कि 0। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भागफल। अब इसमें हम लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 बराबर आएगा x का वर्ग माइनस 2 गुने में 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 1। अब हम इसको आगे फिर से गुणनखंडन करेंगे। इसका गुणनखंड करने पर 2x माइनस 1 गुने में x माइनस 1 इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अब अगर शून्यक निकालना है हमें तो हम 2x माइनस 1 गुने में x माइनस 1 के बराबर में शून्य रखेंगे। यहाँ से हमें प्राप्त होगा या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 है या x माइनस 1 बराबर 0 है, यानी या तो x बराबर 1/2 है या x बराबर 1 है। अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक 1/2 और 1 है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों की जितनी हो सके उतनी अधिक प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है।
अगले वीडियो से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक और अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों की। पर इससे पहले आप जरूर सोच रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक का इस्तेमाल तो हम सिर्फ लैब में करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो दरअसल जो अम्ल और क्षारक हैं वो हर जगह पे हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे भोजन में होते हैं। भोजन ही नहीं, हमारे जो साबुन होते हैं उनके अंदर भी अम्ल और क्षारक होते हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं हमारा जो उदर होता है उसके अंदर भी अम्ल होता है। तो अब इनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। परंतु रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो हमें पता कैसे चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन रखा हुआ है, तो ये विलयन अम्ल है या क्षारक है, पता कैसे करें। क्या हमें इसे चखना चाहिए? हो सकता है कि ये खतरनाक हो, तो आखिर पता कैसे लगाएंगे कि कोई सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो ये पता लगाने के दो तरीके हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। ये दो तरीके क्या हैं? पहला है स्वाद। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू अम्ल होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। वहीं क्षारकों की बात करें तो वो कड़वा होता है। उदाहरण के लिए कॉफी में क्विनाइन होता है जो कि एक क्षारक है, जिस वजह से कॉफी कड़वी लगती है। परंतु हम हर तत्व को चख के तो नहीं देख सकते, तो ये तरीका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले हम इस्तेमाल करते हैं सूचकों का। 3 तरीके के सूचक होते हैं जो पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है सूंघने वाला सूचक। चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके ऊपर आपने कई सारे क्रियाकलाप भी किए होंगे। दूसरा उदाहरण ले तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक में ही आता है। संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये उतनी आसानी से तो नहीं मिलते, पर अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में देखें तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे। सूंघने वाले सूचक की बात करें तो ये वो सूचक होते हैं जिनका अम्ल और क्षारक के साथ संपर्क में आने पे सुगंध में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए प्याज। तो अब हमें पता चल गया कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये जानते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। यह अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस अभिक्रिया की पुष्टि करने के लिए एक क्रियाकलाप किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हमने एक परख नली में जिंक के टुकड़े डाले हैं और इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, तो हमने इससे जो गैस निकल रही है उसे साबुन के विलयन से पास किया है। तो साबुन के विलयन से बुलबुले निकलना शुरू होंगे। अगर हम इन बुलबुलों के आगे जलती हुई मोमबत्ती रखें तो पॉप की ध्वनि के साथ ये बुलबुले फूट जाएंगे और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्षारक भी धातु के साथ ऐसे ही अभिक्रिया करता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है उसके साथ जिंक की अभिक्रिया होती है जो कि एक धातु है, तो हमें इससे लवण मिलता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2 और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है।
चलिए अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। वहीं अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जैसा कि यहाँ उदाहरण लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये जब HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें वही लवण मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हम इस गैस को चूने के पानी से पास करें तो क्या होगा कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके ये CaCO3 बनाएगा जो कि एक श्वेत अवक्षेप होगा और जो कलर है वो सफेद हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि चूने का पानी दूध में परिवर्तित हो गया है और इसके साथ हमें जल मिलता है। इस श्वेत अवक्षेप और जल में अगर हम और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें एक लवण मिलेगा जो कि जल में विलयशील होगा। तो अब इन सभी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस तरीके की है। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। चलिए अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये किस तरीके से होता है, चलिए देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो एक लवण बन जाता है और साथ में जल मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घर में जो नमक इस्तेमाल होता है उसी का सूत्र है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर अगर हम HCl और NaOH को देखें तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। HCl बहुत ही सांद्र अम्ल होता है, वहीं NaOH बहुत ही सांद्र क्षारक होता है। पर अगर हम NaCl और जल की बात करें तो दोनों ही हानि रहित होते हैं। तो इस तरीके से जो उनका प्रेक्षित प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जहां हम जानेंगे बचे हुए गुणधर्म अम्ल और क्षारक के, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को जानते हुए। इस गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले भाग में भी जाना था, अब हम इसके आगे जानेंगे। इन स्थितियों पर ध्यान दीजिए। HCl के साथ जब कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है?
इसका कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है, और क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीला हरित होता है, इस वजह से जो विलयन है उसका रंग भी नीला हरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया कुछ इस तरीके की है। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें मिलता है लवण और जल, जैसा कि पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर क्लोराइड मिला था वो लवण था। जरा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये अभिक्रिया तो कुछ ऐसे ही दिखती है, जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते थे। तो अगर हम ऊपर लिखी अभिक्रिया की तुलना नीचे लिखी हुई अभिक्रिया से करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। चलिए अब जरा इस अभिक्रिया को याद कीजिए, जहां पर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि श्वेत अवक्षेप बनाता था और जल मिलती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो चूने का पानी क्षारक है, ये तो हम जानते ही हैं। श्वेत अवक्षेप एक लवण ही है और साथ में जल मिल रहा है। तो आप फिर से देखेंगे, क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अम्ल है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सभी अम्ल और सभी क्षारक में समान गुण होते हैं, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा। कभी आपने सोचा कि इन गुणधर्मों में इतनी समानता क्यों होती है? क्या कारण है जो ये इतने समान होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने देखा कि जितने भी धातु थे उन सभी के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इतना तो पता चले जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वो सभी अम्लीय होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने इसके अंदर 2 कील लगाई हैं और वो एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई विलयन डालते हैं जो विद्युत का सुचालक होगा तो बल्ब जलेगा, परंतु अगर विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हमने यहाँ पर एक तनुकृत अम्लीय विलयन डाला और हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल में H+ का घनायन होता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो विद्युत का प्रवाह कर पाता है। तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल का गुणधर्म अम्लीय होता है, हमें इतना पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, और फिर हमने ये जाना कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT की किताब का अम्ल, क्षारक एवं लवणों वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और pH क्या होता है। धन्यवाद।
बच्चों, आज की अध्ययन सामग्री आपको कैसी लगी? चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने गणित विषय में कक्षा 9 में बहुपद भाग 6 का अध्ययन किया और उसके प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार कक्षा 10 में गणित के बहुपद भाग 5 और उनके प्रश्नों को हल किया। विज्ञान की जानकारी तो आज हमारे लिए बहुत ही रोचक रही, जिसमें हमने कक्षा 9 में विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ और कक्षा 10 में अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही जानकारी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आशा है आप इसे समझ पाए होंगे और संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी दे पाए होंगे। साथ ही प्राप्त जानकारी को आप अपने दैनिक जीवन में भी उपयोगी बना पाएंगे, यही आशा करती हूँ। चलिए देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कल हम कक्षा 9 के लिए लेकर आए हैं गणित व सामाजिक। गणित में हम देखेंगे यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय भाग 1 व भाग 2 और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 की ही सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र कैसे समझेंगे। कक्षा 10 में विज्ञान में अम्ल, क्षार व लवण के भाग 3 और भाग 4 का अध्ययन करेंगे तथा सामाजिक विज्ञान में खनिज और ऊर्जा संसाधन भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो ये रहे कल के कार्यक्रम। बच्चों, पुनः फिर वही, यदि आप कहीं भी इन विषयों को लेकर के सशंकित रहते हैं या आपको समझ नहीं आता है, तो आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान पर YouTube चैनल पर चलाकर इसे पुनः देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है, तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।